भीषण गर्मी से परेशान उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई का करंट लगा है। यूपी में यूपीपीसीएल ने 10% ईंधन अधिभार शुल्क बढ़ा दिया है। इसके बाद लोगों का जून का बिल अब बढ़ा हुआ आएगा। यूपीपीसीएल का कहना है कि बिजली के रेट नहीं बढ़े हैं, केवल जून का बिल बढ़ा है। यानी कि मार्च महीने के 10% ईंधन अधिभार शुल्क की जून में वसूली की जाएगी। यानी कि बिजली के रेट्स नहीं बढ़े हैं, लेकिन जो फ्यूल यानी ईंधन लगता है, कोयला लगता है, उसके दाम में वृद्धि हुई है, जो अब 10% के हिसाब से जून के महीने में वसूला जाएगा। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए। विशाल, जरा सरल शब्दों में समझाइए कि आखिरकार क्या ये फैसला हुआ है, क्योंकि जो उपभोक्ता है उनको तो लगेगा कि नहीं, हमारा तो बढ़ा हुआ बिल आने वाला है, महंगाई फिर से बढ़ जाएगी हमारे लिए। देखिए, एक चीज स्पष्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली बिल है वो फिलहाल अगर जून के महीने की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जून के महीने का बिजली बिल 10% के हिसाब से बढ़ा हुआ आएगा। जो ईंधन अधिभार शुल्क होता है वो हर महीने के बिजली बिल में आता है। वो कभी 1% होता है, कभी 2%, कभी 2.5%, लेकिन वो इस बार 10% हुआ है। तो लोगों को निश्चित तौर पर जून के महीने में ज्यादा पैसे जरूर पे करने पड़ेंगे, लेकिन क्लियरिटी ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिलहाल बिजली बिल जो है वो जून के महीने के लिए बढ़ा है। बिजली दरों में फिलहाल उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की वृद्धि नहीं हुई है। कुछ लोग इस बात को यह समझ सकते हैं कि बिजली क्या दरों में बढ़ोतरी हो गई है, तो इंडिया टीवी अपने दर्शकों को बिल्कुल साफ कर देता है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन ईंधन जो अधिभार होता है उसमें 10% का जो शुल्क है वो इस बार लिया जाएगा। तो जो लोगों को बिल दिया जाता था पिछले महीने तक वो लगभग 1.2% होता था, वो इस महीने 10% बढ़ के आएगा। यानी कि जो जून का बिल होगा वो लोगों के लिए निश्चित तौर पर थोड़ा ज्यादा परेशानी वाला होगा, क्योंकि लोगों को पैसा ज्यादा पे करना पड़ेगा। इस पूरे बिजली बढ़ोतरी में संक्षेप में आपने जो सारी चीजें बता दी है, साफ कर दिया है, तो इंडिया टीवी के तमाम जो दर्शक देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा अब रहते हैं ना कि राहत की सांस ली होगी कि सिर्फ और सिर्फ ये जून महीने के लिए वो भी 10% का, इसमें आपकी बिजली के बिल की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये सिर्फ जो ईंधन इस्तेमाल होता है, कोयला इस्तेमाल होता है, उसके दाम के हिसाब से 10% उसको किया गया है। वो सिर्फ जून के महीने के लिए होगा। धन्यवाद आपका। देश भर में बुलडोजर एक्शन पीक पर है। अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर कब्जा, अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली से लेकर बंगाल तक बुलडोजर कार्रवाई जारी है। दिल्ली के शालीमार गांव में इस वक्त अफरा तफरी है। कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। ऐसे में करीब 150 घरों में तोड़फोड़ मची हुई है। अब लोग खुद ही हथौड़ा चला रहे हैं और अपने अपने सामान समेटने के लिए वो बाध्य हैं। लखनऊ में केजीएमयू कैंपस के अंदर 6 अवैध मज़ारों को भी हटाने के लिए बुलडोजर चल सकता है। बहराइच में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला है और पश्चिम बर्धमान में कांग्रेस और लेफ्ट के दफ्तर पर अतिक्रमण को लेकर एक्शन हुआ है। तो फरीदाबाद में मस्जिद समेत कई अवैध निर्माणों को गिराया गया है। तो ये अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग राज्य हैं, लेकिन इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर एक्शन में दिल्ली में भी ये एक्शन हो रहा है और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। शालीमार गांव में राजस्व विभाग ने 150 अवैध तरीके से बनाए गए घरों को खाली करने का नोटिस दिया था। 30 मई यानी कि आज ही ये डेडलाइन खत्म हो रही है। लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। शालीमार गांव के मैक्स अस्पताल रोड के पास बने हुए लगभग 150 घरों को अवैध बताते हुए 30 मई तक खाली करने का आदेश दिया गया था। लोगों ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हुई। इसके बाद लोग खुद हथौड़ा चला रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं, अपना सामान समेटकर यहां से जा रहे हैं। तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, दिल्ली के शालीमार गांव की ये पूरी घटना है और ये मामला है जहां पर तकरीबन 150 घर हैं जो अवैध तरीके से यहां पर रह रहे थे। ये मामला हाई कोर्ट में भी गया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। आज 30 तारीख है, आज ये डेडलाइन खत्म हो रही है। इसके बाद लोगों ने खुद अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। अब लखनऊ में केजीएमयू की 6 मज़ार लावारिस घोषित होने के बाद मज़ारों को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। केजीएमयू में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है क्योंकि मियाद खत्म हो गई है। 6 मज़ार इसमें अवैध घोषित किए गए हैं। तो लखनऊ में भी इस वक्त बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 6 अवैध मज़ारों को हटाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। मज़ारों को कानूनी प्रक्रिया के तहत लावारिस घोषित कर दिया गया है और सभी नोटिस की मियाद खत्म हो गई। कोई भी ठोस जवाब जब तक नहीं मिला, तो बार बार नोटिस के बावजूद कोई सामने नहीं आया, तो ऐसे में केजीयू कैंपस के अंदर मौजूद 6 मज़ारों को अवैध घोषित किया गया। अब इन्हें हटाने का काम आगे किया जाएगा।
तो लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद 6 लावारिस मज़ारों को हटाने की कार्रवाई शुरू होगी, जिसके लिए बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बहराइच में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने हुए मदरसे को गिराया। राजस्व और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने अवैध तरीके से बने हुए मदरसे, कई मकान, 11 दुकान पर बुलडोजर चलाया है। सरकारी बंजर भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जा करके पक्के निर्माण किए गए थे, जिस पर अब एक्शन लिया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रम में सिंहपुर विधानसभा में जी बेदखली आदेश तहसीलदार कोर्ट से पारित किया गया, जी जिसके क्रम में माननीय विद्रोह निर्देशित किया गया था कि सरकारी भूमि से बंजर खादी जमीन से अवैध को हटवाया जाए। जी जिसके क्रम में आज पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे को हटवाने की पूर्ण माध्यम से कार्रवाई करी गई है। जी। कुछ लोगों का इस पर जो है माननीय डीएम साहब के यहाँ भी मुकदमा योजित है, जिसके क्रम में उसको अभी जी। टच किया जा रहा है। जी उसमें निर्देश पारित होने के क्रम में उस पर कार्रवाई बेदखली करी जाएगी। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, खबर शालीमार गांव से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन के घर से कैसे लोग खुद अपने घरों को तोड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी अनामिका गौड़ यहां से जुड़ गई हैं। हम उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। अनामिका, क्या तस्वीरें वहां से आ रही है, किस तरीके से अवैध अतिक्रमण को गिराया जा रहा है? ओवर टू यू। मीनाक्षी, इस समय हम उस रोड के पे खड़े हैं जिसके ठीक सामने ये कहा गया कि 1 किलोमीटर लंबा और 30 फुट चौड़ी जो जगह है वो सरकार की है और यहाँ पे लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि लोग यहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं और यहाँ के लोगों को केवल 5 महीने पहले ये पता चला कि यहाँ पे जो 30 फुट के अंदर तक घर बने हैं सड़क किनारे, वो अवैध है। और आप देखिए कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, ये कोई झुग्गी नहीं है, ये सड़क किनारे की वो कॉलोनी है जो कई साल पहले यहाँ पे बसी थी। यहाँ के लोग वोट देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, बाकायदा यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम थे। और अगर हम घर के अंदर चले या गली के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे आपको घर भी नजर आएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो 5 महीने से चल रही लड़ाई थी यहाँ के लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, वो खत्म होगी और ये ज़मीन अब सरकार को वापस जाएगी। आप देखिए कि क्योंकि 1 दिन का इन लोगों को समय दिया गया मकान खाली करने का। पहले उम्मीद थी कि शायद कोर्ट से राहत मिल जाएगी या फिर सरकार कोई ऑल्टरनेटिव आवास इन्हें देगी, यहाँ से अगर हटाया जा रहा है तो कहीं और बसाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जब आखिरी 24 घंटे बचे हैं तो लोग खुद इस तरीके से अपना सामान जो है अपने घरों से निकाल रहे हैं, घरों को खुद ही तोड़ रहे हैं। जो बचा कुचा ईंट है, लोहा है, पंखे हैं, वो अपने साथ ले जा रहे हैं। दीदी, कहाँ जाओगे आप? भैया, जहाँ रूम मिलेगा वहीं जाऊँगा। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे थे? 2 साल से। 2 साल। किससे खरीदा था मकान? खरीदा नहीं, किराए। आप किराए पे थे? हाँ। और ये मकान मालिक कहाँ कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? 20-25 साल से। मीनाक्षी, खैर ये तो किराएदार है, लेकिन इस गली के अंदर जितने भी मकान हैं, 159 मकान हैं जिसमें 600 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। और कुछ मकान तो इतने बड़े बड़े और इतने नए बने हुए हैं जिन्हें देख के ये कहा नहीं जा सकता कि ये अवैध ज़मीन पे थे। सवाल यही है कि अगर ये जगह ज़मीन, ये जो इलाका है, ये अगर अवैध था, सरकार का था, तो इतने सालों पहले यहाँ पे लोगों को बसने कैसे दिया, मकान की रजिस्ट्री कैसे हुई? आप देखिए कि यहाँ पे जो दुकानें हैं, इनसे जितना भी सामान निकाला जा सकता है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। और हम आपको गली के अंदर जाने की कोशिश करके दिखाएंगे कि 30 फुट तक अंदर ये जो है मकान तोड़ दिए जाएंगे और उसके बाद के जो मकान है उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए अब सब ने अपने यहाँ से सामान को पैक करना शुरू कर दिया है। बुजुर्ग हैं जिन्होंने 80-80 साल की कमाई जो है इन मकानों पे लगाई थी। आप देखिए कि यहाँ से गेट को निकाला जा रहा है। अम्मा, कितने सालों पहले आप यहाँ आए थे? देखिए, लोगों में नाराज़गी भी है क्योंकि 5 महीने से ये लोग आवाज़ उठा रहे थे और लगभग आप देखिए कि यहाँ तक का ये जो घर है ये तोड़ दिए जाएंगे और ये लोग कहाँ जाएंगे इन्हें कोई अंदाजा नहीं है। अनामिका, आप क्या थोड़ा दिखा सकते हैं, क्या मार्किंग की गई है कि कौन कौन सा मकान टूटेंगे? हमने एक मकान पे क्रॉस भी देखा है।
बिल्कुल मार्किंग की गई है। यहाँ तक आप देखिए इस मकान को मार्क किया गया है। 30 फुट के जो सड़क से चौड़ी इस जगह है, ये मकान कल बुलडोज़र से ध्वस्त किया जाएगा। लगभग 4 मंजिला ये मकान है और 30 फुट के अंदर अंदर कम से कम 6 लंबाई में अगर हम बात करें तो 6 मकान आ रहे हैं और 1 किलोमीटर के अंदर अंदर 159 जो है वो इमारतें आ रही है, क्योंकि इसमें घर भी हैं, सामने जो बनी दुकानें हैं वो भी हैं। ऐसे में 600 परिवार हैं जो कल बेघर हो जाएंगे। सरकार का साफ कहना है कि ये सरकार की ज़मीन है, सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाएगा, इसलिए यहाँ से हटाना, क्योंकि कंजेस्टेड हो जाता है। यहाँ पे शाम को बेहद जाम लग जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे फ्लैग मार्च भी होना शुरू हो गया। अमित, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि जो एसएसएस की टीम है वो पहुंच चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे माहौल यहाँ पे गंभीर होता जा रहा है। लोगों में गुस्सा भी है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में माहौल ना बिगड़े और जो कल ध्वस्तीकरण का काम होना है उससे ठीक है अनामिका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। आपसे बहुत शुक्रिया। और इस बीच फरीदाबाद में आज सुबह सुबह बुलडोजर चला है। मस्जिद चौक के पास अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर के एक्शन के जरिए गिराया है। मस्जिद समेत कई अवैध निर्माणों को ढा दिया गया है। करीब 700 गज में बनी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। आरआरटीएस कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड निर्माण को लेकर यह कार्रवाई की गई है। सुबह 4 बजे से भारी फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की जांच में अहम खुलासा होने वाला है। सीबीआई अब गिरिबाला और समर्थ सिंह दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। सीबीआई ट्विशा के उन आखिरी घंटों का सच जानने की कोशिश कर रही है जब ट्विशा पार्लर से घर लौटी और फिर छत पर उसका शव लटकी हुई हालत में बरामद किया गया। ट्विशा मौत मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को ही सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। अब सीबीआई ने दोनों की 5-5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दोनों के अलग अलग बयानों में विरोधाभास सामने आया है। ऐसे में अब दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी हो रही है। जांच एजेंसी समर्थ से यह भी पूछेगी कि फरारी के दौरान वो कहां रहा और किन लोगों ने उसके साथ संपर्क किया या फिर कौन से लोग संपर्क में हैं, किसने मदद की। तो ये तमाम कुछ ऐसे सवाल हैं जो दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो 54 मिनट, मौत से पहले का वो 54 मिनट जिस दौरान त्विशा पार्लर से घर पहुंचती है और बताया जाता है कि वो अपने घर पर जब बात कर रही थी तो पीछे से उनकी मां को समर्थ के उनके ऊपर चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और ठीक उसके बाद 54 मिनट बाद मृत पाई गई थी त्विशा। तो ये 54 मिनट में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, इसी की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई इस वक्त मां और बेटे को बिठाकर त्विशा के बारे में जानकारी लेगी। और अब बड़ी खबर राजस्थान के अनूपगढ़ से, जहां किसानों का गुस्सा एक बार फिर फट पड़ा। राजस्थान के अनूपगढ़ में पुलिस और किसानों में जमकर झड़प हुई। एमएसपी पर गेहूं खरीद को लेकर किसान भड़क गए। किसानों ने ट्रैक्टर से पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि किसान गेहूं से भरे हुए ट्रॉलीज को एसडीएम कार्यालय ले जाने पर अड़े हुए थे। पुलिस जब किसानों को रोकने की कोशिश कर रही थी तो किसान भड़क गए। पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया और इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। करीब 1 घंटे तक सड़क जाम रहा। बाद में प्रशासन और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई और मामले को शांत करा लिया गया। किसानों की मांग है कि सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अंतिम तारीख 31 मई निर्धारित की है, जो किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। अब इसी को लेकर जो किसान हैं वो विरोध जता रहे थे और पुलिस के साथ काफ़ी कहासुनी हुई, जिसके बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे, किसानों से बातचीत हुई, जो किसान नेता मौजूद थे। तो ये किसी तरह से मामला सुलझा और ये जो गतिरोध था, गतिरोध खत्म हो गया। दरअसल किसानों का ये कहना है कि जो गेहूं की खरीद है एमएसपी में, वो 31 मई तक उसकी आरक्षित तारीख है और 31 मई तक वो सारा अपना गेहूं नहीं बेच सकते हैं, इसीलिए ये तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो पहुंचे थे और वो बड़े अधिकारी से मुलाकात करना चाहते थे, इसलिए वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर एसडीएम के कार्यालय के बाहर पहुंच गए थे। जब उनको पुलिस की ओर से रोका गया तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से बहसबाजी होने लगी, थोड़ा गतिरोध पैदा हुआ। हालांकि बाद में बातचीत के जरिए इस मामले को सुलटा लिया गया।
सुलझा लिया गया। अब खबर यूपी के संभल से, जहां पर बकरीद के दिन बकरे को लेकर दो गुटों में बवाल हो गया। पत्थरबाजी हुई, लाठियां चली। मामला संभल के बबराला कस्बे का है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष का बकरा दूसरे पक्ष के घर में घुस गया था, जिसको लेकर पहले कहासुनी हुई और दोनों गुटों के बीच पहले से तनातनी थी। इसलिए मामूली विवाद धीरे धीरे बड़ा बन गया। देखते ही देखते दोनों गुटों में बहसबाजी शुरू हो गई। फिर दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे, लाठी डंडों से भी हमला हुआ। इस बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब तस्वीरों को आप गौर से देखिए। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते हुए आपको दिखाई देंगे, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक दर्दनाक खबर गुजरात के साबरकांठा से आ रही है। भयानक हादसा हुआ है। फैक्ट्री में कर्मचारी के ऊपर लिफ्ट गिर गई। यह हादसा इतना भयानक था कि कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कर्मचारी कुछ काम कर रहा था और तभी लिफ्ट ऊपर गिर गई और हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान फैक्ट्री मालिक वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ही दुखद घटना है। अचानक किस तरह से ये लिफ्ट इस कर्मचारी के ऊपर गिर जाता है। दरअसल ये सामान रख रहा था उस लिफ्ट में, क्योंकि ये देख सकते हैं कि जो सर्विस लिफ्ट है, ये इसमें सामान रख रहा था, बक्से रख रहा था। अचानक के लिफ्ट नीचे गिर जाता है और ये देखिए, और वो लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाता है, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जो साथी कर्मचारी वहां पर मौजूद थे वो भी कुछ कर नहीं पाए, बहुत ही बेबस नजर आए इस पूरी घटना के सामने, क्योंकि अचानक ही ये सब कुछ हो गया। आप देखिए, कुछ सेकंड की बात है, ये देखिए किस तरह से लिफ्ट गिरा। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज जिम्मेदार है कि इस तरह के जो लिफ्ट्स होते हैं, जो मशीन होती है, उसकी मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। खबर यूपी के गाजियाबाद से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 10 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3 लाख रुपए है। ये नकली पनीर अमरोहा से दिल्ली लाई जा रही थी। जांच के बाद खाद्य विभाग ने पनीर को जेसीबी की मदद से नष्ट किया। फिलहाल पुलिस और खाद्य विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस नकली पनीर की सप्लाई कहां की जा रही थी। ये खबर एक बार फिर आपको बता दें, जब्त पनीर की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है और 10 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया गया। सोचिए जरा, ये जहरीला पनीर जिनके घरों में सप्लाई होता, वहां से मुनाफाखोरी करने वाले तो मुनाफा कमा लेते, लेकिन आम लोगों की सेहत के साथ कितना खिलवाड़ होता। और हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, अमूमन हम देखते हैं कि त्योहारों के वक्त इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती है, जब नकली पनीर खोया पकड़ा जाता है, लेकिन यहां तो लग रहा है कि 365 दिन ही ये काम किए जा रहे हैं, जो इस तरह के गोरख धंधे या फिर काले धंधे के साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो प्रशासन की ओर से किस तरह से इसके ऊपर नकेल कसने के लिए कार्रवाई चल रही है लगातार? देखिए अमित, लगातार पुलिस को, प्रशासन को और साथ ही जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसको ये बात की जानकारी मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं जो कि एनसीआर से सटे हुए हैं, जैसा कि ये मामला सामने आया है गाजियाबाद का, जहां अमरोहा से गलत तरीके से जो पनीर बनाई गई थी, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खराब होती है, इसको लेकर के जाया जा रहा था दिल्ली और एनसीआर के मार्केट में खपाने के लिए। लेकिन खाद्य सुरक्षा को जानकारी मिल जाती है, खाद्य सुरक्षा की टीम जिला प्रशासन के साथ वहां पहुंचती है और उसके बाद जब रेड होती है तो पता लगता है कि 10 कुंटल ऐसा पनीर बरामद हुआ है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खराब है, जिसके बाद जेसीबी से गड्ढा खुदवा करके उसको बाकायदा अंदर फेंकवाया जाता है और उसके बाद मौके पर ही लाइसेंस को निरस्त किया जाता है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन ये कार्रवाई दिखाती है अहमियत कि न सिर्फ त्योहारों के समय में बल्कि 365 दिन ये कार्रवाई चलनी चाहिए और इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कार्रवाई कर रही है।